15 मार्च 2013 को आगरा के दयालबाग के खेल गांव में एक रेड अल्टो कार लावारिस खड़ी मिलती है। काफी देर तक कार को ऐसे ही खड़े देख स्थानीय लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है और कार को चाबी वाले की मदद से खुलवाया जाता है। कार के अंदर कोई नहीं था और पैसेंजर सीट पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। पुलिस वाले उस नंबर पर फोन लगाते हैं और उधर से ऋषिपाल शर्मा नाम का आदमी फोन उठाते हैं। अब पुलिस वाले ऋषिपाल जी को उस कार के बारे में बताते हैं तो ऋषिपाल जी घबरा कर पूछते हैं, नेहा कहाँ है? असल में नेहा ऋषिपाल शर्मा जी की बेटी थी जो उस रेड अल्टो कार का इस्तेमाल करती थी। ऋषिपाल तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी 23 साल की बेटी नेहा शर्मा सुबह उस कार को लेके दयालबाग इंस्टीट्यूट गई थी जहां वो पीएचडी कर रही थी। दिल्ली में निर्भया कांड को हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे और देश में माहौल गर्म था। एक रिसर्च स्कॉलर की ऐसी गायब होने के मामले की गंभीरता को समझते हुए आगरा के बड़े ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं। नेहा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी कर रही थी तो खेल गांव से इंस्टीट्यूट तक रास्ते में पड़ने वाले सभी जगहों पर पूछताछ किया गया। पुलिस इंस्टीट्यूट पहुंचती है तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उन्होंने नेहा को रिसर्च लैब जाते हुए देखा था। रात में ही पुलिस नेहा के पेरेंट्स के साथ लैब जाते हैं। लैब बंद था तो ताला तोड़ा जाता है। अंदर का मंजर खौफनाक था। नेहा फर्श पर पड़ी हुई थी। पूरा लैब खून से सना हुआ था। नेहा के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उसके मुंह पर रुमाल ठुसा हुआ था। उस पर किसी नुकीले औजार से 20 से भी ज्यादा बार हमला किया गया था। नेहा का सलवार उसके घुटने के नीचे खिसका हुआ था। पुलिस को पहली नजर में ही समझ आ गया कि लैब में आखिर हुआ क्या होगा। चंद महीने के अंतराल में देश की 2 बेटियां ऐसी हैवानियत का शिकार हुई थी। पुलिस चारों तरफ पड़े सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं। खून से सने टिश्यू पेपर्स के साथ साथ रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला लैब इंस्ट्रूमेंट पिपेट का टुकड़ा फर्श पर मिलता है। उसका बाकी का हिस्सा नेहा के पेट में घुसा हुआ मिलता है। इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्टूडेंट का इस तरह कत्ल की बात शहर में आग की तरह फैलती है। नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। नेहा के साथ पढ़ने वाले और इंस्टीट्यूट के लैब इस्तेमाल करने वाले हर किसी के साथ पूछताछ शुरू होता है। सभी के कॉल डिटेल्स कंगाला जाता है। इसी बीच पुलिस को एक प्रोफेसर ने सूचना दी कि इंस्टीट्यूट के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसका ठेकेदार विशाल शर्मा के कपड़ों में खून के दाग देखे गए हैं। औरतों और विशाल के साइकिल और जूतों पर भी खून के धब्बे मिलते हैं। पुलिस तुरंत ही विशाल शर्मा को अरेस्ट कर लेते हैं। विशाल पुलिस को कहता है कि ये कोई खून का धब्बा नहीं है, वो ठेकेदार है और दूसरे बिल्डिंग में पेंट का ठेका भी उसने लिया है और ये उसी का निशान है। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। विशाल शर्मा के कपड़े, जूते और साइकिल पर मिले लाल धब्बों के सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। 3 दिन बाद रिपोर्ट आता है। वो लाल धब्बे वाकई पेंट के थे। विशाल शर्मा को छोड़ दिया जाता है। नेहा के इंस्टीट्यूट के स्टाफ पुलिस को कोई मदद नहीं कर रहे थे। उल्टा इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ रिट दाखिल करते हैं। रिट में कहा गया कि पुलिस वाले इंस्टीट्यूट के स्टाफ और स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। अब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो नेहा के माता पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के मुहिम में लग जाते हैं। नेहा के साथ पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने नेहा के पेरेंट्स को बताया कि दयालबाग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी है, उनका भांजा उदय स्वरूप अक्सर लैब आया करता था। दूसरे रिसर्च स्कॉलर से बात करता था, पानी पीता था, कुछ देर और बैठता था और चला जाता था। स्टूडेंट्स को शक था कि हो न हो ये उसी का करतूत है, क्योंकि उदय स्वरूप अपने मामा के दम पर बहुत उछलता था, दबंगई करता था और उसी मामा के पावर की वजह से उदय के बारे में किसी ने कभी मुंह नहीं खोला था। उदय को पूछताछ के लिए जैसे ही थाने बुलाया गया, बड़े बड़े लोगों का थाने पर फोन आने लगता है और पुलिस को इन फोन कॉल्स में चेतावनी मिलती है कि उदय से जो भी पूछना हो वो उसके घर में पूछे, थाने में नहीं। अब पुलिस के पास कोई और चारा तो था नहीं तो उदय को घर भेज देते हैं और पूछताछ करने के लिए उसके घर जाते हैं। पूछताछ में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उदय स्वरूप नेहा को जानता ही नहीं था। पुलिस सादे कपड़ों में इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों से बात करना शुरू करते हैं। सभी लोग उदय की तरफ ही उंगली उठा रहे थे। तब तक नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था जिसमें ये पता चला कि नेहा के कत्ल से पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश किया गया था। लेकिन नेहा के कत्ल से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था या नहीं, उसके बारे में रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया था, जो सच में काफी अजीब था। पुलिस किसी के भी प्रभाव में ना आकर काफी ईमानदारी से इस केस को सुलझाने की ठान ली थी। तो पुलिस टीम फिर से लैब पहुंचती है और छोटे से छोटे एविडेंस को इकट्ठा करने लगते हैं। इसी बीच लैब में कुछ बाल मिलते हैं, खून से सने बाल, कुछ महिला के थे तो कुछ पुरुष के। पुलिस इनको भी फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज देते हैं। अब पुलिस उदय के घर जाकर उसका पहना हुआ कपड़ा मांगते हैं। उदय के घर वाले इसका विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस अड़ी रही तो हार कर उदय के कपड़े पुलिस को दे दिया जाता है। उदय के कपड़ों में से उसके प्राइवेट पार्ट्स के कुछ बाल मिलते हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब में नेहा के कत्ल की जगह पर मिले बालों से मैच किया जाता है। वो दोनों 100% मैच कर रहे थे।
इसी बीच दयाल बाग के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि नेहा की कत्ल की रात उसके कार को लैब के टेक्नीशियन यशवीर संधू को चलाते हुए उन्होंने देखा था। पुलिस तुरंत ही यशवीर संधू को थाने लाती है और सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। अब पूरी कहानी पुलिस को पता चल गया था। पुलिस को उदय स्वरूप को थाने बुलाने का पूरा मौका मिल गया था। पुलिस उदय स्वरूप और यशवीर संधू को नेहा के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। असल में उदय स्वरूप नेहा से नजदीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन नेहा उसे घास नहीं डालती थी। उदय बार बार लैब आकर नेहा से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन विफल हो जाता था। अब उदय लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू को अपनी तरफ कर लेता है और नेहा पर अपने आकर्षण का बात करता है। 15 मार्च 2013 को यशवीर ने उदय को फोन करके बताया कि आज नेहा लैब में अकेली है और वो खुद दूसरे स्टाफ को लेकर चाय पीने के लिए बाहर जाने की बात कह के उदय को मौका देता है। उदय तुरंत ही इंस्टीट्यूट आता है, साथ में क्लोरोफॉर्म की बोतल भी लाता है। जब नेहा इन सब से अनजान अपने काम कर रही थी तो उदय चुपके से पीछे से आकर क्लोरोफॉर्म से सनी रुमाल नेहा के मुंह पर रख देता है। कुछ ही क्षणों में नेहा बेहोश हो जाती है। नेहा के मुंह में रुमाल ठूसकर उसके हाथ को पीछे की तरफ बांध देता है और उसका सलवार खोलने लगता है, लेकिन नेहा पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी। हाथ बंधे हुए होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत से वो उदय से लड़ने लगती है। इससे गुस्साए उदय नजदीकी पड़ी ग्लास का पिपेट को तोड़कर नेहा पर वार करने लगता है। वो बार बार पिपेट को चाकू की तरह इस्तेमाल करके नेहा पर वार करता रहा। करीब 1.5 घंटे तक नेहा तड़पती रही, फिर ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उदय ने यशवीर को नेहा की कार को ठिकाने लगाने को कहता है, फिर लैब में ताला लगवा देता है। पुलिस ने दबाव के बावजूद काफी सराहनीय काम किया है इस केस में। अब तक ये केस कोर्ट में ही है और शायद कुछ साल और रहेगा। उम्मीद है कि दोषियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं एक और नए केस के साथ। अलविदा।